कल क्वेश्चन करवा रहा था मैं आपको क्लास में, यहां देखना एक बार, एसएससी ने भी पूछा था, यहां पर क्वेश्चन आया है। मैंने कल करवाया था ना क्वेश्चन एक ऐसा, याद करो क्लास में, कल की क्लास में जब सेकंड पावर डिसिपेशन बोला था इंडक्टर में, आर कंज्यूम्ड एल कंज्यूम्ड करता है कि नहीं करता, अरे बताया था कि नहीं बताया था। अब आप ये बताइए, आज की क्लास में एक पेपर डिस्कस हो रहा है, उसमें मुझको तो पता भी नहीं था कि कल मैं क्या करूंगा। मेरे पास तो रैंडमली सारा मैंने एक पूरा सिलेबस का मॉड्यूल बना दिया। सुबह मेरे दिमाग में जो भी आता है ना, उस दिन मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ कि आज मुझे ये पेपर करवाने हैं। आज मैं जो करवा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं कल क्या कराऊंगा, आपको समझ में आया, लेकिन मुझे ये पता है जो आज मैं करा रहा हूँ, कल उसमें से किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कल मैं जब ये करवा रहा था आपको बताया था मैंने, क्या आंसर बोला था? जीरो जाउल वाला याद है? वो तो पावर्स में टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक तो पावर कंज्यूम करता ही नहीं। याद है कल की क्लास का? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसको बोलते हैं कि पेपर का पहले से ही पता है, लीक हो गया है पेपर। आप समझ रहे हैं पेपर क्या हो गया है? लीक पता तो है आपको क्वेश्चन, क्यों नहीं करते फिर? ये क्वेश्चन एसएससी ने भी दिया, बहुत सारे एग्जाम और भी दे रहे हैं, बस इसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगा, पावर डिसिपेशन की जगह एनर्जी क्या आ जाएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग इंडक्टर आइडियल कंडक्टर, तो जीरो होती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। अगर पावर जीरो ही है, जीरो, क्योंकि इंडक्टर पावर डिसिपेट तो करता नहीं, जीरो इंटू टाइम जो मर्जी हो, आंसर कितना आएगा, जीरो जाऊल आएगा। चौक वाला याद करो, चौक वाला केस बताया था मैंने, तो फिर ये वही तो है, इंडक्टर आइडियल चौक तो होती है। आया समझ में? ये मैं ये दिखाने के लिए बता रहा था आपको कि कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल हुआ करते हैं। हाँ जी, रिवाइज करवा दूं। आरएमएस वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लेवल के हिसाब से, तो क्योंकि एई का पेपर है, कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, आरएमएस वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है? हीटिंग इफेक्ट पे, अभी तो बताया था कुछ दिन पहले, प्रिंसिपल आरएमएस वैल्यू का, हीटिंग इफेक्ट, आरएमएस वैल्यू का बताया था, एवरेज वैल्यू का बताया था, केसीएल का बताया था, केवीएल का बताया था 3-4 दिन पहले। तो आरएमएस वैल्यू किस बात पे, प्रिंसिपल पे बात डिपेंड करती है कि एसी देने से कितना सर्किट हीट डिसिपेट कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग, अगर आरएमएस की जगह एवरेज वैल्यू लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता, चार्ज ट्रांसफर। दो ही आंसर बनेंगे इसके, एवरेज वैल्यू आपका चार्ज ट्रांसफर, और आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हो गए, क्लियर है? ये कब आएगा, जब आज क्या क्वेश्चन आएगा, एवरेज। एवरेज वैल्यू का दूसरा नाम डीसी वैल्यू भी है, क्या है? क्वेश्चन नंबर, जिन लोगों ने फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का सिलेबस मेरे साथ किया है, कॉपी ओपन करो और बताओ, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का दूसरा नाम क्रेस्ट फैक्टर होता है, कब इक्वल होते हैं? बताओ किस केस में इक्वल होते हैं, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर? स्क्वायर वेव के यार, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। बताओगे फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो भाई जिनको नहीं पता। इसके बाद थ्योरी का टॉपिक कराऊंगा मैं आपको। फॉर्म फैक्टर एंड इक्वल टू पीक फैक्टर कब होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनर के दिमाग में आया होगा 35 क्वेश्चन में कि आरएमएस वैल्यू का मैं क्वेश्चन दे देता हूं, क्या देता हूं, वो आरएमएस देने लगा, तुरंत उसके दिमाग में आया कि फॉर्म फैक्टर भी वहीं पर क्वेश्चन बनते हैं। आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू जब भी आपको कराई जाती है क्लास में, तो तुरंत एक टॉपिक करवाया जाता है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये तुरंत आता है। जब आरएमएस वैल्यू की आपको निकालनी सीख लिया आपने, मान लिया किसी सिग्नल की आपने क्या निकाल ली, क्या सीख लिया, और उसी सिग्नल की आपने एवरेज वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी, उन दोनों का रेशियो कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, और आरएमएस वैल्यू कैसे आती है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, याद है आपको साइनसोइडल के केस में, वीएम जो वैल्यू होती है, समझ में आया? अब पीक फैक्टर कैसे निकलता है, क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर, ये क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, यही याद, यही हुआ। अब स्क्वायर वेव के केस में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, वीएम,
और ये एवरेज वैल्यू कितनी थी, तो 1 आ जाएगी। करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट। और यहां पर ये वीआरएमएस कितनी होती है स्क्वायर वेव की, ये भी वीएम, वीएम से वीएम कटा, दोनों ही 1 आएंगे। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बराबर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे। स्क्वायर वेव एक ऐसी वेव होती है जिसका फॉर्म फैक्टर, ये स्क्वायर वेव, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वेव की, इस वेव की। इसके साथ एक और वेव होती है जिसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बराबर होता है, डीसी वेव। डीसी का भी सेम होता है। डीसी के और स्क्वायर वेव के फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर बराबर होते हैं, 1 होते हैं, क्या होते हैं। इसने तो बताया नहीं है 1, लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने पूछा सेम किस केस में होंगे, इक्वल। तो आंसर है, याद रहेगा, डीसी के और स्क्वायर वेव के फॉर्म फैक्टर एफ एफ और पीएफ। पीएफ को पावर फैक्टर मत बोलना यहाँ, इट इज पीक फैक्टर, क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं याद रखना रखना चाहते तो पीएफ से पावर फैक्टर भी तो बनता है ना, क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेम होते हैं। फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर फॉर स्क्वायर वेव, डीसी वेव कितना होता है, 1 होता है। 1 का मतलब दोनों के सेम ही तो हैं। क्या कहते हो, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 स्क्रीनशॉट ले लो, कल करके लाने हैं आपको, या रमन सर से शेयर करवा लेना ये पेपर, ठीक है। ये पेपर ही शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। लिखो कौन कौन से क्वेश्चन करके लाने हैं अब आपको। मैंने तो बहुत सारा वर्कआउट कर लिया इस पे, मैं टॉपिक करवाना है आगे। क्वेश्चन नंबर, ये देखो यार, क्वेश्चन नंबर 40 अभी बता रहा था कुछ दिन पहले, पेपर करवा रहा था मैं आपको, एनालिसिस बता रहा था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, करवाया था आपको। इसका एनालिसिस हो चुका है कुछ दिन पहले, कि 3+4 cos t 3t इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ये था वो क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं नेट आरएमएस वैल्यू, नेट इफेक्टिव वैल्यू, जब आपको डीसी भी दे रखी है सिग्नल में और एसी भी दे रखी, ठीक है। चलिए नोट करो, क्वेश्चन नंबर 40, 39, 38, 37, 36, 35। एक बार आपने क्वेश्चन लाइन लिखनी है क्वेश्चन की, उसके नीचे उसका एक सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 तक, 34 से लेके 40, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए उतना बेटर है। हाँ जी, यहां तक बताओ, क्लियर। चलो, जितना करवाया गया है एक बार रिवाइज कर लो 5 मिनट के लिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए फाउंडेशन तैयार हो रही है, टॉपिक हम करते जा रहे हैं, ये मत समझे कि आपको सब कुछ एक दिन में आ जाएगा, आएगा, समझ रहे हो। कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए वो नहीं होंगे, एक तो होगा, उनमें से दो तो होंगे। मेरे को सिर्फ आपका को ये बताना है कि आपको एमसीक्यू करने हैं, एक, दो, तीन, चार, कुछ तो कर रहे हो आप, इट मीन्स आप ट्रैक पर हो। थ्योरी पढ़ाकर मैंने आपको अभी थ्योरी वाला टॉपिक वैसे भी सैचुरेशन वाला चलने वाला है, एडीसी इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल, मतलब 1-2 दिन में, ठीक है। तो इसलिए मैं एडीसी की थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ आपको, एडीसी कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एनी डाउट, जल्दी से रिवाइज करिए। अब जितना मैंने आज करवाया इसमें क्या पेंडिंग है, इस एरिया में मैं आपको बताता हूँ क्या पेंडिंग। यहां पर मैंने आरएलसी सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, क्योंकि आरएलसी जरूरी थोड़ी है पैरेलल में आएगा, सीरीज वाला भी आ सकता था। तो वो पेंडिंग है आपके दिमाग में, और वो आ चुका है पेपर में कई बार। मैंने आरएलसी सीरीज वाले नहीं करवाए, आप यहां लिख भी सकते हैं, आरएलसी पैरेलल सीरीज वाले पेंडिंग हैं, जिनके हो गए तो वेल एंड गुड। कर लिया।
किसी का भी कोई डाउट हो तो बताओ भाई, चले आगे फिर। एक क्वेश्चन था भाई, जिसपे आप लोगों ने अपने आप ने रोक लिया था अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 5 किया किसी ने? ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ये पूछा था कि हमने स्टेट ऑफ द डायोड बतानी है। स्टेट मतलब कौन सी डायोड ऑन है, कौन सी डायोड ऑफ है। जो डायोड फॉरवर्ड बायस होती है उसको बोलते हैं ऑन, और जो डायोड रिवर्स बायस होते हैं उसको बोलते हैं ऑफ। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ध्यान से? जब डायोड फॉरवर्ड बायस होती है तो क्या बोलते हैं? ऑन। एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट समझ के जाना है, ठीक है। मैं आपको एडीसी जितने भी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए होंगी। क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने एमसीक्यू मेरे साथ ये कर लिए ना सारे ही ठीक हो जाएंगे उनके। फिर भी उनको लगेगा कि लाइफ में मुझसे कोई एडीसी कोई पूछ ना ले, उसके लिए तो थ्योरी लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक्सप्लेन करना ना, क्वेश्चन जिसको आगे ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कभी। थ्योरी पढ़नी जरूरी है कि कैसे चीजें बनती हैं। अब डिप्लेशन लेयर का बता दो दिया था कल, अब डिप्लेशन बनी क्यों, क्या है, कैसे है, वो कुछ नहीं पता। उसके लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट करने पढ़ने का काम साइंटिस्ट का होता है। मैं आपको बता दूं सिंपल, एक डायोड जो होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? कि ऑन कर दिया आपने, क्या कर दी डायोड। और डायोड को ही अगर आप रिवर्स बायस रखें तो आप डायोड क्या हो जाती है? फॉरवर्ड बायस रखने का तरीका क्या है? ये वाला। और रिवर्स बायस रखने का तरीका क्या है? पी पे हाई पोटेंशियल और एन पे लो पोटेंशियल है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल, कुछ ऐसा बोलेंगे अब। पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं काम आएगा आपको, बताया भी था कल आपको। आपका डाउट क्लियर कर दिया था मैंने कि प्लस माइनस से बात नहीं बनेगी अब, क्योंकि हो सकता है पी पे और एन पे दोनों पे सप्लाई पॉजिटिव है, कल भी देखा आपने। दोनों पे नेगेटिव भी हो सकती है, तब भी फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस तब भी होती है कि नहीं होती? तो अब चेक करते हैं आप। सबसे पहले आप जब भी किसी डायोड को आप फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस देखना चाहते हैं तो आप बैटरी को, सप्लाई को देखें। सप्लाई का पॉजिटिव देखिए कहां जा रहा है, यहां डायोड पे जा रहा है। और ये डायोड कुछ इस तरह का है। और ट्रैंगल, जो डायोड का ट्रैंगल होता है इसको पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी पे पॉजिटिव आ रहा है, बस कंफर्म है। डायोड डी टू जो है वो फॉरवर्ड बायस से क्या है? डायोड डी टू क्या है? और ऑन है। और उसके बाद पेपर में देखते ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब डायोड सप्लाई से चेक करनी है, किसे चेक करनी है? ध्यान से सुनो मेरी बात, सप्लाई से चेक करनी है। समझ में आया? चलिए, डायोड के ये नेगेटिव है सप्लाई का, पी पे जा रहा है। डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? अरे पी पे लो पोटेंशियल जा रहा है। आया समझ में? यहाँ पर अच्छा समझने वाली बात ये थी कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी रिवर्स बायस है। सप्लाई से चेक करनी है, किसे चेक करनी है? अभी आपका डाउट क्लियर करता हूं मैं क्वेश्चन लेके, ठीक है, कि सप्लाई से क्यों चेक करनी है। बताओ, यहां तक बताइए, पहले क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? अब क्योंकि ये वाली डायोड क्या हो गई है, ओपन हो गई है, इसलिए आप यहां पर, मैं सर्किट फिर से बनाता हूं, देखो ये सर्किट फिर से बनाता हूं मैं। यहां क्या बन गया? ओपन सर्किट। क्या बन गया? सप्लाई से जब करंट बहना शुरू करेगा तो इधर करंट, ऊपर करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आगे देखो क्या पड़ा है, क्या पड़ा है बीच में?
तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, रजिस्टर 20 ओम में कोई करंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे सप्लाई ओपन है। तो पूरा का पूरा करंट यहां आने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, किधर मुड़ जाएगा? D2 की तरफ, क्योंकि D2 क्या है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। शॉर्ट सर्किट होगी डायोड, क्या होगी? और ये ओपन सर्किट होगी ऊपर वाले डायोड। तो पूरा करंट ऐसे बह जाएगा। अब 5 वोल्ट की सप्लाई बची हुई है और एक 20 ओम के साथ, जो 20 ओम में करंट है वो पूरा का पूरा कहां चला गया? 30 ओम में भी चला गया, क्योंकि उधर तो ऊपर तो करंट गया नहीं। जो करंट 20 ओम में है, जो भी करंट बैटरी के पॉजिटिव से कौन सा करंट निकलता है? टोटल करंट। वही करंट पूरा का पूरा किधर चला गया? D2 में। और वही D2 वाला करंट चला गया 30 ओम में। इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन से में? सीरीज में। सेम करंट आ रहा है। कोई मुझे कहता है क्यों, यहां जो करंट है वो इधर भी तो जाना चाहिए। अरे भाई, इधर ओपन सर्किट पड़ा है, इस 20 ओम में तो करंट गया ही नहीं। अगर ये बात लगा हुआ है ना, फिर करंट जाएगा। लेकिन क्योंकि क्योंकि क्या क्या कर दिया आपने? सप्लाई को ओपन कर रखा है, मतलब इस ये पाथ को ओपन करा हुआ है। समझ में आया? तो 20 और 30 को जोड़ो, 50। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ तो V प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्योंकि डायोड नो लीनियर डिवाइस है। और नो लीनियर में आप V इक्वल टू आई आर यूज कैसे कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V प्रोपोर्शनल टू आई तो नहीं करना, बस आई निकालना है, V बाई आर करना है। सप्लाई कितने की है? 5 वोल्ट की। आर इक्वलेंट निकालना है, क्योंकि दो रजिस्टर हो गए। तो 20 और 30, 50। 5/50, 5 बटे, और मे भी आंसर क्या हो सकता था? 1/10। कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं और मुझे कहते हैं सर 1/10 आंसर आ रहा था, ऑब्जेक्शन लिंक डालनी पड़ेगी, मुझे मिला ही नहीं। अरे देख तो लेते पेपर में बैठ के, 5/50 लिखा तो है। और वो कह रहे हैं सर मैं तो ये करके बैठा था। मैंने कहा तो ऑप्शन तो देख, तभी तो बोलता हूँ ऑप्शन पढ़ने की हावी डालनी पड़ेगी। वो देख रहे हैं 1/10 ही नहीं आ रहा है, उनको दिख रहा है 5/50, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ये 5/50 ही तो 1/10 होता है। MCQ करने से ये प्रैक्टिस होती है आपकी। आया समझ में? तो इसका बी आंसर कर लो नोट इसको। स्टेट स्टोरी में लिख देना इसकी, स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन। क्या स्टोरी है लिख लो यहां, स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन। मेरे कहने से पहले लिख लो, फिर कॉपी करना। पहले लिखो स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन। D2 डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बायस, D2 डायोड फॉरवर्ड बायस, D1 डायोड, D1 ऊपर वाली डायोड का नाम है, D1 डायोड रिवर्स बायस। द 20 ओम रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, 20 ओम रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड ड्यू टू, कौन सा 20 ओम? जो D1 के साथ लगा हुआ है। कनेक्टेड विद 20 ओम रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड ड्यू टू D1 इज ओपन, ड्यू टू D1 इज ओपन। जो ऊपर वाला 20 ओम रेजिस्टेंस है वो काउंट नहीं करेंगे, आप एडिशन मत कर देना उसको, क्योंकि D1 क्या हो चुकी है? ओपन हो चुकी है। हाँ जी। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 20 + 30 50 बना। क्या बना? 20 + 30 इज 50। ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। 20 और 30 आपस में किसमें है? सीरीज में, क्योंकि दोनों में सेम करंट है, दोनों में सेम करंट है, तो फिर क्या होगा? सीरीज में होगा। उसके बाद बस ये लाइन लिखनी है, V इक्वल टू आई आर वाली। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या करना है देखो आपने इस क्वेश्चन के लिए। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बैटरी क्या ना, देखो ये बैटरी पड़ी है आपके पास, ये बैटरी का पॉजिटिव है, इनएक्टिव है। आप बैटरी को उठा के ना, बैटरी को उठाओ, ये जैसे बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बैटरी को आप ऐसे उठा के ऐसे रख दो, रख सकते हो। पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, हो गया। हो सकता है ऐसे ही। बैटरी की पोजीशन बदली है बस आपने। अब इस क्वेश्चन का डायोड की स्टेट क्या होगी D1 और D2 की, बताइए। हम्म D1 ऑन हो जाएगा और D2, अब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस वाली ब्रांच में
कोई करंट नहीं है, तो करंट कितना बनेगा सर्किट कब की बार? 5/40, क्योंकि फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये सर्किट बन जाएगा ना। जो सप्लाई से करंट निकल रहा है वो ऐसे जाता रहेगा, और जो ये यहां पर भी करंट है वही करंट यहां तो नहीं जा पाएगा करंट। इधर क्यों नहीं जा रहा है करंट बताइए? यहां करंट आने के बाद इधर भी तो जाना चाहिए था, लेकिन इधर ब्रांच ओपन पड़ी है भाई, क्योंकि किसने ओपन कर दिया इसको? D2 ने, क्योंकि D2 क्या हो चुकी है? तो सारा करंट किस में, जो इस 20 ओम में वही इस 20 ओम में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। और V कितना है सर्किट में? 5। आई क्या होता है? 5/40 V/R। तो फिर ऐसे भी हो सकता है। करो, सब क्वेश्चन बनाओ, सप्लाई के टर्मिनल चेंज करो और 5/40 आंसर लिखो। करो इसको, खुद से करो, सप्लाई के टर्मिनल बदलो ऐसे करके, और स्टोरी क्या लिखोगे? हाँ जी, D2 रिवर्स बायस हो गई और D फॉरवर्ड बायस हो गई। समझ में आया? D1 क्या हो गई? स्टोरी में लिखना है इसकी, फॉरवर्ड बायस एंड, ये फॉरवर्ड बायस एंड, जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगी वही करंट फ्लो करवाएगी, जो डायोड रिवर्स बायस होगी वो क्या होगी अपने अंदर से, वो करंट जाने नहीं देगी, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ रजिस्टर है वो भी क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। एसएससी एई जेई एग्जाम के लिए डायोड को देना ही उनके लिए यूजुअल बात है। समझ में आया? बताओ पहले, सब समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक एक चीज समझ में आ रही है? बैटरी की पोलैरिटी बदलने का मतलब आपने बैटरी की पोजीशन बदल दी। क्या बदल दी? तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार करवा चुका हूं क्लास में। हालांकि कोई ये नहीं कह सकता कि जी फुल वेव रेक्टिफायर मैंने करा नहीं, ये एक्सक्यूज आप पेपर में नहीं दे सकते अपने आप को। फुल वेव रेक्टिफायर मैं बोलता हूं ना, मैं हमेशा ही बोलता हूं कि एक क्लास में से 15-20 नंबर का काम आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि मैं सेम चीजें रोज करवाता रहता हूं। ये सर नो, और मैं करूं भी क्या, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरी भी कि इसमें क्या मिस्टेक है? फुल वेव रेक्टिफायर में जो सप्लाई दी वो कितने दी? 50 हर्ट्ज। बोल रहा है कि रिपल कितने बनेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर में सप्लाई दोगे आप 50 हर्ट्ज की, ऐसे ऐसे 50 साइकिल आ रहे हैं एक सेकंड में, और आउटपुट में आएंगे ऐसे ऐसे डबल एक साइकिल में। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 है, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट होती है, तो ये डबल हो जाएगी ना। देखो इसका एक साइकिल यहां तक आ रहा है, और इसके एक साइकिल में 2 साइकिल रिपीट हो रहे हैं एक टाइम में। समझ रहे हो? अरे देखो यहाँ कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे फिर से सेम रिपीट हो रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसकी 100 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताया था कि नहीं बताया था मैंने? फुल वेव रेक्टिफायर में पावर जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है, क्योंकि उसका एक साइकिल इसके 2 साइकिल। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये मैं अगर आपको फिर से बताऊं, फुल वेव रेक्टिफायर सप्लाई दिया, एक तो पॉजिटिव सप्लाई दिया आपने, तो इसको आउटपुट में ऐसे निकाल देगा। फिर एक नेगेटिव साइकिल दे रहा है, तो इसका टाइम पीरियड तो मान लिया 1 सेकंड का है। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर 1 सेकंड में 2 चीजें निकाल देगा, ये दो। तो इसका टाइम पीरियड कितने का रह गया? आधे सेकंड का। आधे सेकंड का, तो टाइम यहाँ कम हो गया। टाइम, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। अगर टाइम कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टाइम कितना कम हुआ? हाफ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। सीधी सी बात है। क्या कहते हो? टाइम कम हो जाएगा। क्वेश्चन करवाया तो था आज क्लास शुरू करते ही, क्या रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ। वहां भी तो आर और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, यहाँ भी एफ और टी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हो जाएगा 100। क्या आएगा? अगर फुल वेव रेक्टिफायर की जगह यहां हाफ वेव रेक्टिफायर होता, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट सिर्फ क्या होती है? एक बार पॉजिटिव साइकिल और एक बार कुछ भी नहीं, फिर पॉजिटिव साइकिल फिर कुछ भी नहीं, तो उसका साइकिल यहां तक आता है। एक बार साइकिल आ गया फिर कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं ये भी एक वैल्यू है। तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, जितना इनपुट में सप्लाई दी उतना ही टाइम का टाइम रहता आउटपुट में। तो मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई वही रह जाएगी। हाफ वेव फॉर्म में हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, सिर्फ फुल में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? क्योंकि साइकिल 2 आ जाते हैं एक टाइम के। कितने आ जाते हैं? दोनों सेम होते हैं। और टाइम पीरियड किसको कहते हैं? जब सेम चीजें रिपीट होना शुरू कर दें। क्या कर दें?
तो यहां पर देखो ये जो साइकिल है सेम फिर से रिपीट हो गया, एक बार ऊपर आया फिर से ऊपर आया, तो मतलब टाइम हाफ रह गया, क्या रह गया, और टाइम जब हाफ रह जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो आंसर 100 आएगा, लेकिन हाफ वेव के केस में इसका आंसर क्या आएगा, 50 हर्ट्ज। गलत मत कराना कि रेक्टिफायर दिखा तुरंत डबल कर दिया, कुछ क्वेश्चन तो आपके एक्साइटमेंट में गलत हो जाते हैं, बड़े कूल वे में आंसर करने हैं इनके। हाफ वे तो कोई बात नहीं भाई, जो है तो वही आंसर है, 50 दे रहा है तो 50, 100 दे रहा है तो 100, जो भी लिखा हुआ है इनपुट सप्लाई में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है नहीं, ऑपरेटिंग फ्रॉम मेन, मेन मतलब होता है सप्लाई, मेन मतलब होता है। और जब फुल वेव लिखा होगा तो क्या कर देना, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, 60 लिखी है तो 120 कर देना, 70 लिखी है तो 140 कर देना, डबल करनी है, क्या करनी है, ये चीज समझने वाली है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर गलती क्या नहीं करनी है वो ध्यान देना है। जो भी मेन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको डबल कब करोगे, जब क्या होगा, फुल वेव। सेम कब रखोगे, ये चीजें चेंज होती रहती है एग्जाम में, कई बार सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज करता है, कभी 70 हर्ट्ज, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कैसे यूज होती है, एज ए कंडेंसर जो कि कैपेसिटर होता है, जो कि एज ए रेगुलेटर जो कि जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड को कैसे यूज करते हैं हम, रेगुलेटर की तरह, किसकी तरह, सुन लो मेरा क्वेश्चन, कुछ चीजें तो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आया करती हैं, पूछेगा 4 ऑप्शन में, जीनर डायोड वर्क एज ए, 4 ऑप्शन में से एक में लिखा होगा वोल्टेज रेगुलेटर, क्या एम्पलीफायर होता है, क्या एम्पलीफायर हम बीट ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, और एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक हुआ करती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और एज ए रेक्टिफायर, डायोड को आप एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। आप कहेंगे कैसे, डायोड को इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो लिखा, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर है, कभी जाकर सर्किट चेक करना इनके, इनके अंदर डायोड ये लगी होती है, क्या लगी होती है, डायोड से ही तो रेक्टिफायर इन सप्लाई को एसी को डीसी में बदल सकते हैं। तो डायोड का यूज कहां पर होता है, रेक्टिफायर में। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन कहां पर है, एप्लीकेशन मतलब यूज, यूज मतलब एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया है रेक्टिफायर, वो प्रोसेस है। तो डायोड कैन बी यूज, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज ए रेक्टिफायर, रेक्टी रेक्टिफायर इज ए कन्वर्ट एसी इंटू बाई डायरेक्शनल डीसी, मतलब समझ में आया, एसी को डीसी में बदलने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर पूरी तरह से डीसी नहीं बनाते हैं, रेक्टिफायर के बाद आपको फिल्टर लगाने पड़ते हैं, रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ डीसी बन जाती, कुछ अमाउंट डीसी, कुछ रिपल्स रह जाते हैं, तो रेक्टिफायर आंसर आएगा, क्या आएगा। अगर यहाँ पीएन जंक्शन डायोड की जगह जीनर डायोड लिखा होता, क्या लिखा होता, तो आंसर इसका बी हो जाता, क्या हो जाता, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे जब क्लास चल रही होगी, अभी अपकमिंग क्लास ईडीसी की जो भी होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस केस में इसका आंसर रेगुलेटर आता, क्या था, जब ये जीनर डायोड लिखी होती, क्या लिखी होती, जीनर डायोड लिखी होती। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के काम आते हैं। तो अभी बताइए जीनर डायोड का क्वेश्चन, फिर मैं बोल ही रहा था इस बारे में। तो जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, या एप्लीकेशन फॉर एम्पलीफिकेशन, नहीं, रेक्टिफिकेशन तो डायोड का करती है, रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन कौन करेगा, रेक्टिफिकेशन, अरे कौन करेगा रेक्टिफिकेशन, डायोड करेगी, एसी को डीसी में रेक्टिफाई करेगी, स्टेबलाइजेशन करेगी, क्या करेगी, वोल्टेज स्टेबलाइजर ना, रेगुलेटर मतलब स्टेबलाइज कर दिया आपने, तो आंसर आ जाएगा स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजेशन सी। बताओ भाई समझ में आया यहां तक। तो जीनर डायोड का बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 11 जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 की डिस्कशन कर चुका था, थोड़ा सा एड ऑन किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 जब मैं बता रहा था तो क्वेश्चन 11 के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि रेक्टिफायर में डायोड यूज होते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर अभी थोड़ा डायोड के लिए पढ़ना पड़ेगा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करने के लिए। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो आपने करना है।
स्टेट ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये एक सप्लाई है, ठीक है जी। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, और आपको स्टेट ऑफ द डायोड बतानी है। क्या बतानी है? स्टेट मतलब जानते हो कौन सी स्टेट से है? हरियाणा से है, पंजाब से है, ये स्टेट नहीं। ऑन है कि ऑफ है? ऑन है कि? D1 के नीचे आपने आंसर करना है, D2 के नीचे आंसर करना है, D3 के नीचे आंसर करना है। और पेपर में ऑप्शन कैसे बनाएंगे? ए में लिखा आएगा कि चारों डायोड ऑन है, चारों डायोड। बी में लिखा आएगा पहला ऑन, दूसरा ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। सी ऑप्शन ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑफ। डी ऑफ, ऑन, ऑन, ऑन। टेक दिस क्वेश्चन और वर्कआउट करो भाई इस पे, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द विच डायोड इज ऑन, विच डायोड इज ऑफ। चार ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी। अरे जो ऑनलाइन बैठे हैं सो रहे हैं क्या? बताओ जल्दी से आंसर। D1 D2 D3 का क्या है? आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखा चुका था। जो बातें बोली हैं एज इट इज बोलूंगा मैं, ठीक है। इसको हाई लेवल का क्वेश्चन मत समझ लेना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साइज तो बड़ा है, पेज पे पूरा आ रहा है, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन होगा, ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। D1 डायोड क्या है? एक ये तो बताओ D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? हाँ जी। अरे D1 क्या है? फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? सप्लाई पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया? तो D1 तो बट कन्फर्म है, फॉरवर्ड बायस है, क्या है मतलब ऑन है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, वो कहेंगे कि पी को नेगेटिव चला गया, रिवर्स बायस हो गई। नहीं, आपको सप्लाई से ही देखना है। किसे देखना है? सप्लाई के हिसाब से इसको कौन सा आया? पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। फिर सप्लाई से इसको पॉजिटिव आया, और सप्लाई से इधर से कौन सा आया? नेगेटिव। फिर सप्लाई से पॉजिटिव इसको क्या आया? सप्लाई से देखना है, बताया था नहीं बताया था? या मैंने कुछ कुछ और बता दिया आपको? ऐसा तो नहीं कि मैंने कहा ऑनलाइन वाले अपने आप कान बंद कर लो और आप सुन लो, बस सबको यही बात बताई थी कि सप्लाई से देखना है। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो फिर तो चारों डायोड क्या है? ऑन है, क्या है? अरे सप्लाई के हिसाब से पी पे पॉजिटिव जा रहा है, एन पे नेगेटिव जा रहा है, ये पी होती है और ये लाइन एन होती है। सब पे यही हो रहा है ना, पी पे पॉजिटिव आ रहा है, एन पे नेगेटिव, पी पे पॉजिटिव आ रहा है, एन पे नेगेटिव, पी पे पॉजिटिव आ रहा है, एन पे। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया या ऐसे ही बैठे हो? चारों डायोड ऑन है कि ऑफ है? क्यों ऑन है? सप्लाई से देखने पर पता चलता है कि हर डायोड के पी पे पॉजिटिव आ रहा है और उसके एन पे नेगेटिव आ रहा है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बताओ। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो डायोड क्या है? ये सारी
ऑन है, क्या है, ऑन है, कर लो नोट। हाँ, नहीं डाउट एंड डिफिकल्टी। अरे बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लोगे? क्योंकि मैंने ये बात एज इट इज बोली थी, सप्लाई के हिसाब से चेक करना है। किसके हिसाब से चेक करना है? सप्लाई के हिसाब से। सप्लाई कैसी है वहां से डिसाइड होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लिया ये डायोड में बीच में से उठा के इसको ऐसा कर देता, थोड़ा सा चेंज कर देता उसको। अब D1 D2 D4 तो फॉरवर्ड बायस की पोजीशन में है, और D3 रिवर्स बायस। D1 D2 D4 ऑन होने चाहिए, D3 ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस में क्या है? अरे पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पर सप्लाई से, एन पे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये बात समझ लो मेरी बात। फॉरवर्ड बायस की स्टेट में होना और डायोड रिवर्स बायस की स्टेट में होना, ये अलग बात है। और डायोड का कंडक्ट होना एक अलग बात है। ये मैं आपको एडीसी में समझाऊंगा। कहीं डायोड फॉरवर्ड बायस तो हो जाती हैं, लेकिन कंडक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? वो रीजन कंसेप्ट है डिप्लीशन लेयर का। किसका कंसेप्ट है? जो पहला ही क्वेश्चन था कल की क्लास में, जब एडीसी शुरू किया था ना, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है बताओगे? डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर से। कुछ वर्ड बोला था मैंने चार ऑप्शन में, डिफ्यूजन ऑफ। तब आप आज तक आप यही सुनते आएंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, करा दो उसमें से करंट फ्लो। नहीं, फॉरवर्ड बायस होने के बावजूद भी कहीं डायोड ऑन नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? वो कंसेप्ट क्या है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है। मुझे इतना रिसर्च में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन क्वेश्चन बन जाया करता है। तो प्रैक्टिकल डायोड्स के क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप आज इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज या नेक्स्ट डे। टुडे ट्यूसडे ना, ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे में भी, कल या परसों, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा एडीसी। ठीक है। एडीसी के कराते कराते मुझे एक टॉपिक करवाना है, ट्रांजिएंट सर्किट का। ट्रांजिएंट जो प्योर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, थोरेटिकल टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां से। वो मैंने सर्किट ट्रांजिएंट में छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा टॉपिक, उसको कराएंगे। मैं चाहता हूँ ये कंटेंट निकलने के बाद बीच में जब ईडीसी हो जाए, तो उसके दौरान जब लगे बहुत थ्योरेटिकल, बहुत इजी सी चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तरीका होता है पढ़ने का ही। ठीक है, कि कब कभी टफ कर लिया, कभी इजी कर लिया। ठीक है, पता चला 15 दिन तक लगातार टफ ही किया। ये सॉल्यूशन भी दे रखे इस वर्कबुक में, और 15 दिन में क्लास खाली हो गई। घर चले गए कि 15 दिन बाद ही आएंगे जब ठीक ठाक सिस्टम चलेगा। कोचिंग लेना कोई डिसिप्लिन नहीं, मतलब कोई काम नहीं है ये। हमें ये भी देखना होता है कि कब क्या क्या डिलीवर करना है। ठीक है, लेकिन इतना अज्यूम कर लो कि अगर रेगुलर क्लास लगाओगे तो फिर दिक्कत बहुत कम आने वाली है आपको। ठीक है, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, कल मिलते हैं। किसी और का कोई डाउट हो तो बता दो। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आंसर हमने 100 हर्ट्ज ही लिखा था ना? ये क्वेश्चन किया था हमने आज, तो डबल लिखा था कि नहीं लिखा था? इस वर्कबुक में आंसर देखें, एक 5/50 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक लिखे हैं इन्होंने सोल्यूशन। जिनर डायोड को स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, ठीक लिखे हैं।
ठीक है। तो अब कुछ टाइम के बाद आपका ऐसा लेवल हो जाएगा, आप आंसर को बताओगे कि वो ठीक है कि नहीं है। आज तक वो बता रहा था कि आप इसको कैसे करोगे। समझ में आया? डिप्लीशन लेयर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर से बनती। ठीक है जी। बाकी बाद में ये भी कर लिए थे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पोटेंशियल के हिसाब से, है ना। पोटेंशियल लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। ठीक है जी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कल की क्लास में। मैं एक बार गो थ्रू कर रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जिसके भी अभी डाउट हो जल्दी से बताओ, और बाकी जा सकते हैं रिवीजन करें इसका। ठीक है। जो क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो ट्राई करने हैं। ठीक है। एनी वन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपके लिए कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आप लोग जो ऑनलाइन अभी बैठे हैं। जितने क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो आपको अभी आने वाले एग्जाम पीएसपीसीएल हो या यूपीपीसीएल हो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, एमपी का एग्जाम दे रहे हैं आप, एसएससी एचएसएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, मैंने जितने भी टॉपिक इस टाइम डिस्कस किए हैं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। और आप ये क्वेश्चन, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, कमेंट में बताना है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। आपने जो जो क्वेश्चन आपको समझ में आए, रेगुलर जो फतेह सीरीज है, फतेह बैच जो सीरीज यहाँ पर चल रही है, ये अप्रोक्सीमेट आज आपको 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये जो क्लास चल रही है, तो इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, वो क्वेश्चन नंबर जरूर एक बार टाइप करें कि सर ये मुझे समझ में आया, और आगे मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करें, और उसके लिए जरूरी होगा कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप चैट लिंक पर क्लिक कर लें एक बार, और वहां से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और कन्वर्सेशन से पहले आपको एक मैसेज टाइप करना है, एस के सर, हाय एस के सर, माई सेल्फ एस के, हाय एस के सर लिखना है आपको, हाय एस के सर। और उसके बाद आपने मैसेज टाइप करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने ठीक से समझे हैं, किस कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आई है। ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप रेगुलर अपडेट मुझे देते रहें, और बाकी तो मुझे अपडेट मिलती रहती है आप लोगों की तरफ से। तो मैंने थोड़ा सा अभी लास्ट टाइम में ये पूछ रहा था बच्चों से कि भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता दो कि पीएसपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, या यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, एमपी की तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रक्चरली सिलेबस डिजाइन कर रहा था, अपना आपको पढ़ा रहा था, तो वो चीज़ें मुझे फॉर्मेट में मिल गई हैं आपकी फीडबैक से। तो क्या क्या कराना है आगे, कैसे कैसे कराना है। और इसी तरह से अब आपको ये मुझे बताना होगा नेक्स्ट स्टेप 2 में। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है हमारा, स्टेप 2 में बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। स्टेप 2 में यही बताना है आपने कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और टॉपिक का नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको आप ईडीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईडीसी। चलिए भाई, इसी के साथ यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं साइन आउट करता हूँ। इसके अलावा कुछ और आपके व्यू हैं, कोई भी सजेशन है, आप जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर टाइप करके, हाय इसके सर लिख के आपने मुझे टाइप करके अपने व्यूज कमेंट सजेशंस जरूर देने, ताकि मैं और ज्यादा इनिशिएटिव आपके लिए ले सकूं। राइट। चलिए भाई, राइट नाउ किसी का कोई कमेंट है नहीं, किसी का कोई डाउट अभी है नहीं। तो जितने भी बाद में कमेंट आएंगे आई विल गो थ्रू देम। ठीक है जी। और अभी मैं इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन आउट कर रहा हूँ। माई सेल्फ एस के एंड साइन